हेलो हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं एचसीएस टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ आपसे पूछा गया है कुमार संभव एन एपिक वाज कंपोज्ड बाय। ऑप्शंस आर बाण भट्ट, छंद बिरदाई, हरिसेन और कालिदास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो कुमार संभव एपिक है ये कंपोज किया गया है कालिदास के द्वारा। डी इज द राइट आंसर। इसके बारे में हम डिटेल में देख लेते हैं। कुमार संभव जो है ये एक एपिक पोएम है जो कालिदास के द्वारा लिखी गई है। कुमार संभव जो है ये एक कालिदास का फाइनेस्ट वर्क इसे माना जाता है। और ये किसके बारे में है, ये है अबाउट द बर्थ ऑफ कुमार। कुमार जो है वो कार्तिकेय के लिए यहाँ पे यूज किया गया है जो सन है शिव और पार्वती के। तो उन्हीं के बर्थ के बारे में जो है कुमार संभव एक एपिक है जो कालिदास के द्वारा लिखा गया है। बाकी उनके जो फेमस वर्क हैं वो 3 प्लेज हैं, 2 एपिक पोएम्स हैं और 2 शॉर्टर पोएम्स हैं। सबसे पहले हम उनके एपिक पोएम्स की बात करेंगे। जो 2 एपिक पोएम्स है कालिदास के द्वारा लिखी हुई वो है कुमार संभव। कुमार संभव जो है वो हमने देखा है बर्थ के बारे में है कुमार के। कुमार यहाँ कार्तिकेय के लिए बोला गया है, कार्तिकेय। कार्तिकेय जो सन है पार्वती और शिव के। नेक्स्ट है इनका जो फेमस एपिक पोएम है वो है रघुवंशा। रघुवंशा ये एक एपिक पोएम है जो है अबाउट द किंग ऑफ द रघु डायनेस्टी। नेक्स्ट हम बात करेंगे शॉर्टर पोएम्स की। शॉर्टर पोएम्स है ऋतु संहार। ऋतु संहार जो है ये डिस्क्राइब करता है 6 सीजन्स के बारे में। और ये 6 सीजन जो है नरेट किए जा रहे हैं, यहाँ पे अपने एक्सपीरियंसेस जो है वो नरेट किए जा रहे हैं 2 लवर्स के। ओके, जो 2 लवर्स हैं वो सीजन में क्या एक्सपीरियंस करते हैं डिफरेंट डिफरेंट सीजन में, वो इसमें मेंशन किया गया है ऋतु संहार में। नेक्स्ट है मेघदूता। मेघदूता ये नाम से ही आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लाउड को एज अ मैसेंजर डिपिक्ट किया गया है। यहाँ पे जो यक्ष है वो मैसेज सेंड करना चाह रहे हैं अपने लवर को क्लाउड के थ्रू। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो फेमस प्ले लिखे गए हैं कालिदास के द्वारा वो है अभिजनम शकुंतलम, मालविका अग्निमित्रा और विक्रम उर्वश्यम। ओके, और जो अभिजनम शकुंतलम है ये रिगार्ड किया जाता है एज अ मास्टरपीस। ओके, ये फर्स्ट संस्कृत वर्क है जिसे ट्रांसलेट किया गया था इंग्लिश में और इसको उसके बाद जो है काफी लैंग्वेजेस में से ट्रांसलेट किया गया है। मालविका अग्निमित्र ये जो है लव स्टोरी है मालविका और अग्निमित्र की। विक्रम उर्वश्यम भी लव स्टोरी है एक किंग की और अप्सरा, उर्वशी अप्सरा है, अप्सरा जिसका नाम है उर्वशी, इनकी लव स्टोरी है ये विक्रम उर्वश्यम। ओके, तो ये फेमस वर्क है कालिदास के। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, आपको सभी पता होने चाहिए। एक बार हम दोबारा से देख लेते हैं। इनके फेमस वर्क है कुमार संभव, रघुवंशा, ऋतु संहार, मेघदूत और अभिजनम शकुंतलम, मालविका अग्निमित्रा और विक्रम उर्वश्यम। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है वेयर वॉज द कैपिटल ऑफ शशांक। शशांक की राजधानी कहाँ है। ऑप्शंस आर समताता, ताम्रलिप्ति, कर्ण स्वर्णा और लखनावती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शशांक की कैपिटल थी कर्ण स्वर्णा। सी इज द राइट आंसर। एक बार हम इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जो शशांक है वो फर्स्ट इंडिपेंडेंट किंग थे यूनिफाइड पॉलिटी इन बंगाल रीजन और इनके किंगडम का नाम था गौड़ा किंगडम। ओके, और ये बंगाल हिस्ट्री में काफी मेजर फिगर रहे हैं शशांक। ये कंटेम्प्ररी थे हर्ष के और भास्कर वर्मन के, कामरूपा के। ओके, भास्कर वर्मन कामरूपा के किंग थे और हर्ष कहाँ के थे, थानेसर के। इनके कंटेम्प्ररी थे शशांक जो रूल करते थे बंगाल में। ओके, और इनकी कैपिटल थी कर्ण स्वर्णा जो प्रेजेंट डे मुर्शिदाबाद में आती है वेस्ट बंगाल में। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है द मिडिवियल रूलर हु वाज द फर्स्ट टू एस्टैब्लिश अ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, जिसे बोला जाता था दीवाने कोही। ये कौन थे। ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, शेर शाह और अकबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये थे मोहम्मद बिन तुगलक। बी इज द राइट आंसर। मिडिवियल रूलर थे और फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने एस्टेब्लिश किया था सेपरेटली मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, जिसे मिडिवियल पीरियड में बोला जाता था दीवाने को ही। ये भी जो है मैच द फॉलोइंग में भी आ जाते हैं कि दीवाने को ही क्या होता है, तो वो एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग होता है और ये एस्टेब्लिश किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है दिल्ली सल्तनत के ये रूलर रहे थे। कब से कब तक इन्होंने रूल किया था? 325 से 351 तक। और इन्होंने बनाया था डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जिसे दीवाने कोही भी बोला जाता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है, हाउ डिड द डायनेस्टी ऑफ निजाम शाहीज ऑफ अहमदनगर केम टू एन एंड? जो निजाम शाही डायनेस्टी थी अहमदनगर की, वो किस तरह से उस डायनेस्टी का एंड हुआ? तो फर्स्ट ऑप्शन है, अहमदनगर वाज एनेक्स्ड इनटू मुगल एम्पायर एंड हुसैन शाह वाज कंसाइन्ड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। सेकंड ऑप्शन है, मुगल ट्रूप डिस्ट्रॉयड दौलताबाद फोर्ट एंड किल्ड निजामुल मुल्क ऑफ अहमदनगर। फतेह खान usurped the throne from Nizamul Mulk, and Malik Ambar was defeated in a battle with Mughals in 1631 and the entire royal family was killed by the Mughal troops। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है, जो अहमदनगर की निजाम शाही डायनेस्टी थी उसका एंड किस तरह से हुआ था? उसका एंड हुआ था कि अहमदनगर को अनेक्स कर लिया गया था मुगल एम्पायर में, और जो वहां के रूलर थे हुसैन शाह, उन्हें जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा दी गई थी, आजीवन कारावास की सजा उन्हें दे दी गई थी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, अमीर खुसराओ was born at which place among the following? Options are पट्टी, पटियाला, पटियाली और पाटली। बताइए अमीर खुसराओ का जन्म कहाँ हुआ था? अमीर खुसराओ का जन्म हुआ था पटियाली में। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन हम इसकी देख लेते हैं। अमीर खुसराओ जो है उनका जन्म हुआ था 1253 में। पटियाली में इनका जन्म हुआ था, जो कासगंज डिस्ट्रिक्ट में आता है मॉडर्न डे उत्तर प्रदेश के, और उस टाइम में ये पार्ट था दिल्ली सल्तनत का। ओके। अमीर खुसराओ जो है वो सूफ म्यूजिशियन थे, पोएट थे, स्कॉलर थे, जो एसोसिएटेड थे with the royal court of more than seven rulers of the दिल्ली सल्तनत। ये भी क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा गया है कि बताइए कौन सी पर्सनैलिटी है जो एसोसिएटेड रही है रॉयल कोर्ट ऑफ मोर देन 7 रूलर्स ऑफ द दिल्ली सल्तनत। तो वो हो जाएंगे अमीर खुसराओ। ओके। ये एक मिस्टिक और स्पिरिचुअल डिसाइपल रहे हैं निजामुद्दीन औलिया के। ओके। और साथ ही साथ जो है ये लिखते थे पोएट्री, प्राइमरली ये लिखते थे प्रशियन में, लेकिन उसके साथ साथ ये हिंदवी में भी लिखते थे। इन्हें जो है फादर ऑफ कवाली भी बोला जाता था, और इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था गजल स्टाइल ऑफ सॉन्ग इंडिया के अंदर, और इन्हें पैरेट ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। ही इज ऑल्सो कॉल्ड एज द पैरेट ऑफ इंडिया। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कोणार्क टेम्पल के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं कोणार्क टेम्पल के रिगार्डिंग, तो देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट वाज मेड ऑन द ऑर्डर ऑफ किंग नरसिम्हा देव सेकंड, कि ये बनाया गया था नरसिम्हा देव सेकंड के ऑर्डर पे। सेकंड है, कोणार्क डांस फेस्टिवल इज कंडक्टेड एनुअली इन दिसंबर, हर साल यहाँ पे कोणार्क डांस फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, दिसंबर मंथ में ये सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है, द टेम्पल बिलोंग टू कलिंगा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, ये टेम्पल जो है कलिंगा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर से बिलोंग करता है, और इट फॉलो द ईस्ट वेस्ट अलाइनमेंट ऑफ द सन। तो इनमें से आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो रॉन्ग है, क्योंकि ये बनाया गया था ऑन द ऑर्डर ऑफ किंग नरसिम्हा देव, नॉट नरसिम्हा देव सेकंड। सेकंड नहीं थे वो, नरसिम्हा देव के ऑर्डर पे ये बनाया गया था। फर्स्ट रॉन्ग हो जाता है, बाकी तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यहाँ पे कोणार्क डांस फेस्टिवल होता है, दिसंबर में होता है, हर साल होता है। और ये जो टेम्पल है ये कलिंगा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर से बिलोंग करता है, ये भी बिल्कुल सही है। और यहाँ पे जो सन की अलाइनमेंट है वो फॉलो करती है ईस्ट टू वेस्ट, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो सही आंसर हो जाएगा 2, 3 एंड 4। बी इज द राइट आंसर। कोणार्क टेम्पल के बारे में अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी होंगी तो मैंने आपको डिटेल में बताया है, इसके आर्किटेक्चर की भी हमने बात की है। एक बार हम इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जो कोणार्क सन टेम्पल है इसे ब्लैक पगोडा भी बोला जाता है, ये ओडिशा में सिचुएटेड है। कोणार्क डांस यहाँ पे एनुअली सेलिब्रेट किया जाता है, दिसंबर में होता है। इसे बनाया गया था ऑन द ऑर्डर ऑफ नरसिम्हा देव। यहाँ पे गंगेटिक चैरियोट है सूर्य का, जो अनदर अट्रैक्शन है फॉर ऑल द सेलिब्रेशंस इन द टेम्पल। और ये जो चैरियोट है ये मैंने आपको बताया था ₹10 डिनोमिनेशन पे भी है, तो वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं जो हमारे डिनोमिनेशंस पे हैं, आइदर ऑन ₹10, 20, 50, तो वो सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और वैसे भी ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, तो भी ये कोणार्क टेम्पल जो है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है।
और जो टेम्पल है ये बिलोंग करता है कलिंगा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर से, जो फॉलो करता है ईस्ट वेस्ट अलाइनमेंट ऑफ द सन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स इज सेलिब्रेटेड एज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। ऑप्शंस आर बकरीद, 12 वफत, मोहर्रम और नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसे बोला जाता है 12 वफत। 12 वफत सेलिब्रेट किया जाता है एज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। इसे उन नाबी फेस्टिवल भी बोलते हैं। मिलाद उन नाबी इज द फेस्टिवल जो सेलिब्रेट किया जाता है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। इस फेस्टिवल को जो है 12 वफत भी बोलते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है व्हाट इज द हाइट ऑफ द ग्रेट हिमालयाज। ग्रेट हिमालयाज की हाइट क्या है। फर्स्ट ऑप्शंस है 8850 मीटर अबव सी लेवल, 8815 मीटर, 8890 मीटर और 8860 मीटर अबव सी लेवल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो ग्रेट हिमालय। वैसे तो जो ग्रेट हिमालयस हैं इनमें डिफरेंट डिफरेंट पीक्स हैं। फॉर एग्जांपल सबसे हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो है वो सबसे हाईएस्ट पीक है ग्रेट हिमालयाज की, और इसकी हाइट है अप्रोक्सीमेटली 8850 मीटर अबव सी लेवल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। हम इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जो रेंज है टोटल लेंथ की वो है 1400 माइल्स, दैट इज 2300 किलोमीटर, और हाइट है 8850 मीटर। जो ग्रेट हिमालयाज हैं ये जो है वर्ल्ड की टोलेस्ट पीक यहाँ पे है। और वेस्ट टू ईस्ट हम डिफरेंट पीक्स की बात करें तो सबसे पहले आती है नांगा पर्वत, देन अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा, और सबसे हाईएस्ट है माउंट एवरेस्ट। ओके 8850 मीटर की हाइट पे है माउंट एवरेस्ट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग रिजर्वोयर्स इज कंस्ट्रक्टेड ऑन चंबल रिवर। चंबल रिवर पे इनमें से कौन सा रिजर्वोयर जो है बनाया गया है। ऑप्शंस आर नागार्जुन सागर, पंच सागर, गोविंद सागर और गांधी सागर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे गांधी सागर रिजर्वोयर कंस्ट्रक्ट किया गया है चंबल रिवर पे। डी इज द राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। जो गांधी सागर डैम है ये वन ऑफ द 4 मेजर डैम है जो बनाई गई है चंबल रिवर के ऊपर। और ये डैम कहाँ पे आती है, ये डैम आती है मंदसौर और नीमच डिस्ट्रिक्ट में, मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट की। ओके मध्य प्रदेश की मंदसौर और नीमच डिस्ट्रिक्ट में ये डैम आती है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है द हॉरिजॉन्टल विंड सर्कुलेशन नियर द अर्थ सरफेस इज ड्यू टू ऑप्शंस आर pressure gradient force, frictional force, Coriolis force and select the correct answer using the code। बताइए इनमें से कौन कौन सी फोर्स की वजह से हॉरिजॉन्टल विंड सर्कुलेशन होता है अर्थ सरफेस के पास में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये तीनों की वजह से होता है। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स की वजह से भी होता है, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से भी होता है और कोरोलिस फोर्स की वजह से भी होता है। तो सही आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3। डी इज द राइट आंसर। इसके एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कोरोलिस फोर्स क्या होता है। कोरोलिस फोर्स जो है ये फोर्स है जो एक्सर्ट की जाती है ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ। अर्थ की रोटेशन की वजह से जो फोर्स होती है इसे कोरोलिस फोर्स कहते हैं। जो अर्थ है वो हमारी रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में। ओके और जो कोरोलिस फोर्स होती है ये इक्वेटर पे 0 होती है। ओके और जैसे जैसे पोल की तरफ मूव करते हैं कोरोलिस फोर्स जो है वो इंक्रीज होती है। और कोरोलिस फोर्स की वजह से जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये राइट डायरेक्शन की तरफ टिल्ट हो जाता है। ओके और सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, लेफ्ट साइड में जो है टिल्ट होता है कोरोलिस फोर्स की वजह से। रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से ये होती है। इसलिए जो हॉरिजॉन्टल विंड होती है अर्थ सरफेस के पास में वो कंबाइंड इफेक्ट है तीन फोर्सेस का, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, कोरोलिस फोर्स। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स की अगर हम बात करें ये किस तरह से होती है, ये इस तरह से होती है कि मूव करती है फ्रॉम लो प्रेशर टू द फ्रॉम हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर की तरफ जो है ये बैलेंस बनाने के लिए ये मूव करती है। ओके इसे बोलते हैं हम प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। ओके हाई प्रेशर से कहा जाएगी लो प्रेशर की तरफ। फ्रिक्शनल फोर्स आपको पता ही है ये अपोजिट डायरेक्शन में होती है जिस तरह मूव करेंगे। फ्रिक्शन जो है इसके फ्रिक्शन का मतलब ही क्या होता है, रुकावट होता है। तो इस तरह की फोर्स को बोलते हैं हम फ्रिक्शनल फोर्स।
तो तीनों फोर्स आपको समझ आ गई होंगी, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स और कोरोलिस फोर्स। उसके साथ साथ एक और फोर्स जो है इसमें काम करती है वो होती है ग्रेविटेशनल फोर्स, जो एक्ट करती है डाउनवर्ड। आपको पता ही है ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या होता है, नीचे की तरफ अट्रैक्ट होता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट इज करेक्ट। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, इसमें आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है रिगार्डिंग डे एंड नाइट। डे एंड नाइट की ड्यूरेशन के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट ऑप्शन है जो डिफरेंस होता है वो सबसे कम होता है इक्वेटर पे, और वो इंक्रीज करता है जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ इक्वेटर है, इक्वेटर से जैसे जैसे हम दूर जाते हैं तो ये डे एंड नाइट की ड्यूरेशन का डिफरेंस जो है वो इंक्रीज होता है। सेकेंड है जो डिफरेंस है वो मैक्सिमम है इक्वेटर पे, और ये डिक्रीज होता है जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाएंगे। थर्ड है डिफरेंस इज लीस्ट एट द ट्रॉपिक्स, की जो डिफरेंस है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बहुत बार बताया है कि 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ। जो ऊपर होता है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, ये होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो थर्ड में बोला है कि सबसे कम डिफरेंस जो है वो ट्रॉपिक्स पे होता है, और ये जो है प्रोग्रेसिवली इंक्रीज करता है जैसे हम इक्वेटर और पोल्स की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे डे एंड नाइट की ड्यूरेशन के डिफरेंस की बात हो रही है। थर्ड है जो डिफरेंस है वो मैक्सिमम है ट्रॉपिक्स पे, प्रोग्रेसिवली ये डिक्रीज करेगा टुवर्ड द इक्वेटर एंड द पोल्स। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका आप सभी को पता होगा इक्वेटर पे जो है मैक्सिमम जो डिफरेंस होता है वो सबसे कम होता है, 12 आवर्स की डे होता है और 12 आवर्स की नाइट यहाँ पे होती है। आपको पता ही है 24 आवर्स का जो है पूरा दिन रात होता है, तो सबसे कम डिफरेंस होता है इक्वेटर पे। और ये डिफरेंस जो है वो प्रोग्रेसिवली इंक्रीज करता है जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। Now move to the next question. Next में पूछा गया है where is the headquarters of International Rice Research Institute। International Rice Research Institute का हेडक्वार्टर आपको बताना है। ऑप्शंस आर ढाका, लॉस बेनोस, कटक और बैंकॉक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर है लॉस बेनोस में, जो आता है फिलीपींस में। एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। जो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च और ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका हेडक्वार्टर है लॉस बेनोस लेग्यूना में, जो फिलीपींस में आता है। और उसके साथ साथ इसके ब्रांचेस हैं 17 अदर कंट्रीज में। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पूछा गया है हु अमंग द फॉलोइंग प्रोपाउंडेड द लॉ ऑफ प्राइमेट सिटी। इनमें से किन्होंने जो है प्राइमेट सिटी का कॉन्सेप्ट दिया था। ऑप्शंस आर कार्ल स्वेयर, इजाई बाउमैन, मार्क जेफरसन और वोल्टर क्रिस्टोलर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट दिया गया था मार्क जेफरसन के द्वारा। सी इज द राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं कि प्राइमेट सिटी होता क्या है और कब ये कॉन्सेप्ट दिया गया था मार्क जेफरसन के द्वारा। जो आइडिया है प्राइमेट सिटी का वो फॉर्मुलेट किया गया था मार्क जेफरसन के द्वारा इन 1939। और जो प्राइमेट सिटी है ये क्या होती है, ये उन सिटी को बोला जाता है जो फंक्शन करती हैं एज बाय फॉर द लार्जेस्ट सिटी इन द कंट्री इट इनहेबिट्स। किसी कंट्री की सबसे बड़ी जो सिटी होती है जहाँ पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रहता है उस सिटी को प्राइमेट सिटी कहते हैं। यहाँ की पॉपुलेशन जो है पूरी कंट्री की कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल पॉपुलेशन बिटवीन अ थर्ड एंड हाफ ऑफ दैट ऑफ द होल कंट्री। ओके, इसका एग्जाम्पल है प्राइमेट सिटी का एग्जाम्पल है बैंकॉक इन थाईलैंड, शियोल इन साउथ कोरिया। क्या इंडिया में कोई प्राइमेट सिटी है? इंडिया में प्राइमेट सिटीज नहीं है, इंडिया में मेट्रो सिटीज हैं। मेट्रो सिटीज मीन्स ऐसी कोई सिटी नहीं है जहां पे थर्ड एंड हाफ ऑफ द वर्ल्ड कंट्रीज पॉपुलेशन रहती हो, ऐसी कोई भी सिटी इंडिया में नहीं है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नॉट ट्रू रिगार्डिंग तारापुर कमेटी। तारापुर कमेटी की रिगार्डिंग यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, तो देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट वाज सेट अप टू मेक रिकमेंडेशन ऑन करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। कि जो तारापुर कमेटी है वो बनाई गई थी रिकमेंडेशन देने के लिए करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी पे। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगी रॉन्ग, क्योंकि ये करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी के लिए नहीं थी, ये थी
कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी के लिए, ओके, फॉर कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। सेकेंड है, इट रिकमेंडेड दैट एनआरआई शुड नॉट बी अलाउड टू इन्वेस्ट इन कैपिटल मार्केट। तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाएगा। इन्होंने रिकमेंड किया था कि एनआरआई को अलाउ करना चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए कैपिटल मार्केट में, नोट नहीं होगा यहाँ पे, अलाउ करना चाहिए, इनकी रिकमेंडेशन ये थी। तो सेकेंड भी रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड है, इट रिकमेंडेड टू कंप्लीटली फेज आउट पार्टिसिपेटरी नोट। जो पी नोट्स है उनका जो है और रिकमेंडेशन थी कि इसे कम्प्लीटली फेज आउट कर देना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और यहाँ पे पूछा गया है नॉट ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। तो सही आंसर क्या होगा, 1 and 2, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट सही नहीं है। आपको केयरफुल रहना है, नोट पूछा गया है या ट्रू पूछा गया है, इसके रिगार्डिंग यहाँ पे पजल हो जाते हैं स्टूडेंट्स। तो सही आंसर है फर्स्ट एंड सेकेंड, क्योंकि थर्ड स्टेटमेंट सही है। हम इसके एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। जो तारापुर कमेटी है वो बनाई गई थी टू मेक रिकमेंडेशन ऑन कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। उन्होंने रिकमेंड किया था कि एनआरआई को अलाउ करना चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए कैपिटल मार्केट में, और इसके साथ साथ प्रोवाइड करना चाहिए एग्जिट रूट फॉर पार्टिसिपेटरी नोट टू कंप्लीटली फेज आउट देम, और इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए बैंकिंग रेगुलेशंस की, टैक्स बेनिफिट दिए जाने चाहिए एनआरआई डिपॉजिट्स को। ये कुछ रिकमेंडेशन थी तारापुर कमेटी की। Now move to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग 5 year प्लान वाज आल्सो नोन एज रोलिंग प्लान। इनमें से कौन सा 5 year प्लान है जिसे रोलिंग प्लान बोला जाता है। ऑप्शंस आर फोर्थ 5 year प्लान, फिफ्थ 5 year प्लान, सिक्स्थ 5 year प्लान और सेवेंथ 5 year प्लान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये है सिक्स्थ 5 year प्लान, सी इज द राइट आंसर। इसके बारे में हम डिटेल में देख लेते हैं। जो जनता गवर्नमेंट है उन्होंने जो है शॉर्ट कर दिया था फिफ्थ प्लान को। फिफ्थ प्लान का जो टाइम पीरियड था वो था 1974 से 1979, क्योंकि 5 years का प्लान होता है। लेकिन क्या हुआ था 1975 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, फिर उसके बाद उन्होंने वो कुछ टर्म जो है एक्सटेंड किया था और 1977 में दोबारा इलेक्शन हुए थे। 77 में जो है जनता पार्टी पावर में आई थी। जनता पार्टी ने जो है फिफ्थ प्लान को कट शॉर्ट किया था और रोलिंग प्लान वो लेके आए थे। सिक्स प्लान की जगह वो लाए थे रोलिंग प्लान, जिसका टाइम पीरियड था 1978 से 1983 तक। लेकिन 1980 में दोबारा इलेक्शन हुए और कांग्रेस पार्टी जो है दोबारा से पावर में आ गई थी, और उन्होंने रोलिंग प्लान को बीच में रोक के दोबारा से जो है सिक्स 5 year प्लान स्टार्ट हुआ था 1980 से 1985 के लिए। ये प्रोसेस रहा था इसका, ओके। फर्स्ट प्लान आया था सिक्स प्लान 1978-83 में, उसके बाद अबेंडन कर दिया गया था जब न्यू गवर्नमेंट पावर में आई थी 1980 में। ओके, मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ किस तरह से ये प्लान हुए थे। फिफ्थ प्लान आया था, फिर रोलिंग प्लान आया था। रोलिंग प्लान को कांग्रेस पार्टी ने बीच में रोक के वो दोबारा से अपना सिक्स 5 year प्लान लेके आई थी 1980 में। इस तरह से ये प्रोसेस हुआ था। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग वर द फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स। इनमें से कौन से रिफॉर्म्स हैं जो फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स थे। फर्स्ट है नरसिम्हा कमेटी सजेशंस, partial convertibility of rupees in current and capital account, abolition of FERA, LPG reforms through new industrial policy। तो इनमें से कौन सा जो है फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स था। तो इनमें से फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स थे नरसिम्हा कमेटी सजेशंस और एलपीजी रिफॉर्म्स थ्रू न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसीज। ओके, 1 and 4 इज द राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। जो मेजर रिफॉर्म्स हुए थे ड्यूरिंग फर्स्ट जनरेशन वो हुए थे चिल्हा कमेटी सजेशन ऑन टैक्सेशन, नरसिम्हा कमेटी सजेशन फॉर फाइनेंशियल सेक्टर, एलपीजी रिफॉर्म्स थ्रू न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, और पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी हुई थी रुपीज के करंट अकाउंट में। ओके, यहाँ पे आपको पजल नहीं होना है क्योंकि सेकंड स्टेट में करंट के साथ साथ कैपिटल अकाउंट भी मेंशन है, इसलिए ये सही नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ किसमें हुआ था, पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी अलाउ की गई थी सिर्फ करंट अकाउंट के लिए, नॉट फॉर कैपिटल अकाउंट। ओके, और जो फेरा है एबोल्यूशन ऑफ फेरा, ये सेकंड जनरेशन रिफॉर्म्स थे। एबोल्यूशन ऑफ फेरा इज द सेकंड जनरेशन रिफॉर्म। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग वर द रिकमेंडेशन गिवन बाय स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट ऑन फूड सिक्योरिटी। फर्स्ट है इम्प्लीमेंट अ यूनिवर्सल पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, एलिमिनेट माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, फॉर्मुलेटिंग अ नेशनल फूड गारंटी एक्ट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? स्वामीनाथन कमेटी की जो रिपोर्ट आई थी फूड सिक्योरिटी के ऊपर, इनमें से कौन कौन सी रिकमेंडेशन जो है स्वामीनाथन कमेटी के द्वारा दिया गया था? तो ये तीनों ही बिल्कुल सही हैं। उन्होंने कहा था कि इम्प्लीमेंट करना चाहिए यूनिवर्सल पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को, एलिमिनेट करना होगा माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी को, फॉर्मुलेट करनी होगी नेशनल फूड गारंटी एक्ट को। तो ये तीनों सजेशन दी गई थी स्वामीनाथन कमेटी के द्वारा। तो सही आंसर हो जाएगा डी 1, 2 एंड 3। एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं कि क्या क्या रिकमेंडेशन दिया गया है स्वामीनाथन कमेटी के द्वारा फूड सिक्योरिटी के ऊपर। तो सबसे पहले है इम्प्लीमेंट करना होगा यूनिवर्सल पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। सेकंड है रीऑर्गेनाइज करना होगा डिलीवरी ऑफ न्यूट्रिशन सपोर्ट प्रोग्राम ऑन अ लाइफ साइकिल बेसिस विद द पार्टिसिपेशन ऑफ पंचायत एंड लोकल बॉडी। ओके, पंचायत और लोकल बॉडी की हेल्प से जो है न्यूट्रिशन सपोर्ट प्रोग्राम्स जो है वो डिलीवर करने होंगे। एलिमिनेट करना होगा माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी को, फॉर्मुलेट करनी होगी नेशनल फूड गारंटी एक्ट को, इंक्लूड करना होगा उसमें यूजफुल फीचर्स ऑफ फूड फॉर वर्क और एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम्स को। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू रिगार्डिंग मनी मार्केट। मनी मार्केट के रिगार्डिंग इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? देखो, अगर आपने प्रीवियस वीडियो ध्यान से देखी होंगी तो आप इसका आंसर कर पाएंगे। मैंने काफी डिटेल में आपको मनी मार्केट भी बताया था और कैपिटल मार्केट भी बताया था। तो देखते हैं हम फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है। फर्स्ट स्टेटमेंट है मनी मार्केट डील विद द ट्रांजेक्शंस हैविंग मैच्योरिटी लेस देन अ ईयर। तो ये बिल्कुल सही है। जो मनी मार्केट होता है वो जो है शॉर्ट टर्म के लिए होता है और यहाँ पे मैच्योरिटी जो है वो लेस देन अ ईयर होती है, उसे हम मनी मार्केट बोलते हैं। ऑन द अदर हैंड जो कैपिटल मार्केट होता है यहाँ पे मैच्योरिटी मोर देन अ ईयर होती है, मींस ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है और मनी मार्केट जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। सेकेंड है जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं मनी मार्केट के वो हाईली लिक्विड होते हैं, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। थर्ड है जो कॉल मनी है वो इंस्ट्रूमेंट है मनी मार्केट का, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑल 1, 2 एंड 3, डी इज द राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं। जो मनी मार्केट है ये एक तरीके का फाइनेंशियल मार्केट है जो ट्रेड करता है शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? जिनकी मैच्योरिटी बहुत कम होती है, आइदर 1 डे मैच्योरिटी भी हो सकती है, 1 साल की भी हो सकती है और लेस भी हो सकती है। मीन्स इसमें जो मैक्सिमम मैच्योरिटी होती है वो 1 ईयर की होती है, उससे कम कितनी भी हो सकती है। और जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होते हैं ये नेचर में काफी लिक्विड होते हैं। इसके एग्जाम्पल्स आपको पता होने चाहिए, कॉल मनी, ट्रेजरी बिल्स, कॉमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ये सब जो है इंस्ट्रूमेंट है मनी मार्केट के। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है विच डायरेक्टिव प्रिंसिपल बेयर द डायरेक्ट इंपैक्ट ऑफ गांधीज मोरल फिलोसफी। ऑप्शंस आर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, provision of free legal aid and advice, prohibition of the slaughter of cow, protection of the monuments of historical importance। यहाँ पे monuments आएगा, monuments of historical importance। बताइए इनमें से कौन सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल है जो गांधीयन फिलोसफी पे है? जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वो 3 फिलोसफीज में डिवाइड है। फर्स्ट है सोशलिस्ट फिलोसफी, देन गांधीयन फिलोसफी एंड देन लिबरल फिलोसफी। तो बताइए इनमें से कौन सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है वो कौन सी फिलोसफी पे है? फर्स्ट है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। इक्वल पे ये आप नाम से ही थोड़ा रिलेट करके देख पाएंगे, ये सोशलिस्ट फिलोसफी पे है। सोशलिज्म में क्या होता है कि सबके लिए इक्वालिटी होनी चाहिए, तो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क ये है सोशलिस्ट फिलोसफी पे। प्रोविजन ऑफ फ्री लीगल एड एंड एडवाइस ये भी किसके लिए है? ये भी सोशलिस्ट फिलोसफी पे है, क्योंकि सोशलिज्म में क्या बोलते हैं कि जो अफोर्ड नहीं कर पाएगा उनको ये स्टेट की ड्यूटी है कि उनको भी न्याय दिलाया जाए, फ्री लीगल एड और एडवाइस दी जाए। तो ये भी सोशलिस्ट फिलोसफी पे है। जो प्रोहिबिशन ऑफ स्लॉटर ऑफ काउ है ये है गांधीयन फिलोसफी पे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्योंकि गांधीयन फिलोसफी पूछा गया है तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। डी है प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट ऑफ हिस्टोरिकल इंपोर्टेंस। ये बताइए किस फिलोसफी पे है? ये है लिबरल।
ओके, इसके एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। यहाँ पे बात की गई है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑन द बेसिस ऑफ गांधीयन आइडियल्स, कि गांधीयन आइडियल्स के बेसिस पे कौन कौन से डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं। तो गांधीयन फिलोसफी के अकॉर्डिंग गांधी क्या मानते थे, उनका मानना था कि जो वीकर सेक्शन है हमें उनके इंटरेस्ट को भी लेके चलना होगा। वीकर सेक्शन कौन से हैं, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब, पर्टिकुलरली इनके ऊपर फोकस था उनका कि इनकी हमें एजुकेशन को भी प्रमोट करना है और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को भी प्रमोट करना है वीकर सेक्शन के। सेकंड, वो फेवर में थे विलेज पंचायत के, कि जो विलेज पंचायत हैं उनको ज्यादा से ज्यादा पावर देनी होगी, मींस डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की ये फेवर में थे, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। ओके, यहाँ पे ये फेवर में थे कि सेल्फ गवर्नमेंट होनी चाहिए विलेजेस में। और थर्ड है, ये फेवर में थे कि प्रिवेंट करना होगा, एफर्ट लगाने होंगे प्रिवेंट करने के लिए कंजम्पशन ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक्स एंड अदर हार्मफुल ड्रग्स। साथ ही साथ प्रमोट के फेवर में थे ये कॉटेज इंडस्ट्रीज के। आपको पता ही है खादी प्रमोट करने के कितने फेवर में थे गांधी जी, तो प्रमोट करना चाहते थे कॉटेज इंडस्ट्रीज को रूरल एरियाज में ताकि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो। और जो स्टेट है उसको इम्प्रूव, ये चाहते थे कि इम्प्रूव करे वो क्वालिटी ऑफ लाइफ स्टॉक, बैन करे स्लोटर ऑफ काउज एंड काल्स, और साथ ही साथ अदर मिल्क एंड रोड कैटल्स। ये सब गांधीयन फिलोसफी पे है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो आपको ध्यान रखना है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकपाल एंड लोकायुक्त। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लोकपाल और लोकायुक्त जो है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, जो लोकपाल है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर इंक्वायरिंग इनटू करप्शन चार्जेस एट द नेशनल लेवल। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। लोकपाल जो है वो इंक्वायर करेगा करप्शन चार्जेस नेशनल लेवल पे, और लोकायुक्त किस लिए होते हैं, ये इंक्वायर करेंगे करप्शन चार्जेस एट स्टेट लेवल। ओके, सेकंड स्टेटमेंट है सम स्टेट्स हैव क्रिएटेड लोकायुक्त, लोकायुक्त के साथ साथ लोकायुक्त। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन है वो उन्होंने जुडिशरी को बाहर रखा है फ्रॉम द प्रीव्यू ऑफ लोकपाल एंड लोकायुक्त। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है और ये एक बहुत ही बड़ा लेक्यूना भी है। ओके, तो इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं, तो तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। आप मुझे बताएंगे कि प्रेजेंट में कौन जो है लोकपाल है, चेयरपर्सन आप मुझे बताएंगे, चेयरमैन ऑफ लोकपाल। और जो लोकपाल होता है उसमें कौन कौन होते हैं, चेयरमैन के साथ साथ कितने अदर मेंबर्स होते हैं, ये भी आप मुझे बताएंगे। साथ ही साथ आप मुझे बताएंगे कि हरियाणा में के लोकायुक्त कौन है, क्या हरियाणा ने कोई लोकायुक्त अपॉइंट किए हैं, अगर किए हैं तो वो कौन है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट हैज द स्मॉलेस्ट लेजिस्लेटिव असेंबली इन टर्म ऑफ कैपेसिटी। कैपेसिटी की टर्म में सबसे छोटी लेजिस्लेटिव असेंबली कौन सी स्टेट की है। ऑप्शंस आर केरला, नागालैंड, गोवा और छत्तीसगढ़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सबसे छोटी है गोवा की। सी इज द राइट आंसर। जो गोवा की लेजिस्लेटिव असेंबली है यहाँ की जो कैपेसिटी है वो सिर्फ 40 मेंबर्स की है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है द नेशनल एंथम जन गण मन वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन विच मैगजीन। ऑप्शंस आर तत्वबोधिनी, गीतांजलि, द गार्जियन और हरिजन। तो इसका सही आंसर है ये सबसे पहले पब्लिश हुई थी तत्वबोधिनी मैगजीन में। ए इज द राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। ऑन 27 ऑफ दिसंबर 1911 में ये फर्स्ट टाइम कांग्रेस के यहाँ पे इसे जो है गाया गया था, और उसके अगले दिन एक बंगाली न्यूज़पेपर है जिसमें इसे पब्लिश किया गया था अपनी ही ट्रांसलेशन में, लेकिन इसे जो है पब्लिश किया गया था एज अ न्यूज रिपोर्ट। एक्चुअली में ये जो सॉन्ग है फर्स्ट टाइम पब्लिश हुआ था जनवरी 1912 में, और हुआ था तत्वबोधिनी पत्रिका में एज अ ब्रह्मो संगीत, मीन्स प्रेयर टू गॉड, और नेम था इसका भारत विधाता। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल नंबर 82 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द एलोकेशन ऑफ सीट इन लोक सभा टू द स्टेट इज ऑन द बेसिस ऑफ विच सेंसस। ऑप्शंस आर 1961 सेंसस, 1971, 1981 और 1991।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ सेंसस 1971, दी इज द राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। जो आर्टिकल 82 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, उसका पर्पस क्या है, उसमें मेंशन है एलोकेशन ऑफ सीट इन लोकसभा एंड द स्टेट, और ये कौन से बेसिस पे है, 1971 सेंसस से। तो अभी तक ये यही क्यों, ऐसा क्यों, ये भी क्वेश्चन आपके मन में आया होगा, क्योंकि जो आर्टिकल 82 है यहाँ पे पार्लियामेंट को जो है पावर दिया गया है इनेक्ट करने का डीलिमिटेशन एक्ट आफ्टर एवरी सेंसस, कि हर सेंसस के बाद जो है डीलिमिटेशन किया जाएगा। एंड जो स्टेट है, लेकिन 1971 ही क्यों, क्योंकि अभी इसके बाद 2011 तक डिफरेंट सेंसस हो चुके हैं, 2001 में भी हुआ था, तो उनके बेसिस पे डिलिमिटेशन क्यों नहीं किया गया, ये भी क्वेश्चन अराइज होता है। तो ये इसलिए नहीं किया गया क्योंकि जिन स्टेट ने जो है पॉपुलेशन कंट्रोल किया है तो उनके लिए ये नुकसान वाली बात होगी। स्टेट दैट हैव लिटिल इंटरेस्ट इन पॉपुलेशन कंट्रोल कुड एंड अप विद ग्रेटर नंबर ऑफ सीट्स इन पार्लियामेंट। फॉर एग्जाम्पल जो सदर्न स्टेट थी उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल किया, तो वो जो है डिसएडवांटेज में रहेंगे। ऑन द अदर हैंड जो नॉर्दर्न स्टेट थी वहां पे पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, तो उनकी ज्यादा सीट्स हो जाएंगी पार्लियामेंट में। तो इसीलिए जो सदर्न स्टेट थी उन्होंने जो है इसका अपोज किया था, और जो सदर्न स्टेट है उन्होंने प्रमोट किया था फैमिली प्लानिंग, तो वहां पे सीट रिड्यूस हो जाएंगी, इसीलिए जो है क्या किया गया था, फ्रीज कर दिया गया। फ्रीज कर दिया गया कि सीट जो है वो बढ़ाई नहीं जाएगी, वो रहेंगे अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 1971। और ये फ्रीज कब तक रहेगा, ये रहेगा 2026 तक। उसके बाद जो है नए सेंसस को यूज किया जाएगा। नया सेंसस कब होगा, 2021, आइदर 2021 सेंसस को यूज करके चेंज होगा या फिर 2031 सेंसस को यूज करके होगा। और फ्रीज 2026 को ही फ्रीज क्यों किया गया है, क्योंकि ये माना गया है कि तब तक जो है जो पॉपुलेशन कंट्रोल है वो सब जगह जो है नॉर्मल हो जाएगा। ओके, आई होप आपको क्लैरिटी आ गई होगी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, राज्यसभा कैन डिले द फाइनेंस बिल सेंट फॉर इट्स कंसिडरेशन बाय द लोक सभा फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ, ऑप्शंस आर 1 ईयर, 1 मंथ, 14 डेज और 7 डेज। तो सही आंसर हो जाएगा ये डिले किया जा सकता है मैक्सिमम फॉर 14 डेज, सी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, जो पार्लियामेंट्री कमेटी है वो स्क्रूटिनाइज करती है रिपोर्ट ऑफ कैग, दैट इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो वो कौन सी कमेटी है, एस्टिमेट कमेटी, सेलेक्ट कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी और नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये कमेटी है पब्लिक अकाउंट कमेटी, सी इज द राइट आंसर। पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है ये पार्लियामेंट्री कमेटी है जिसका पर्पस है स्क्रूटिनाइज करना रिपोर्ट ऑफ कैग। एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है ये स्क्रूटिनाइज करती है अप्रोप्रिएशन एंड फाइनेंस अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट, उसके साथ साथ जो रिपोर्ट्स हैं कैग की उन्हें भी ये स्क्रूटिनाइज करती है। ये इसका काम है इंश्योर करना पब्लिक मनी जो है वो स्पेंड की जाए अकॉर्डेंस विद द पार्लियामेंट डिसीजन। और ये अटेंशन कॉल अटेंशन करती है यदि उसे गलत वे में यूज किया जाए, फॉर एग्जांपल उसका वेस्टेज हो या एक्स्ट्रा वेजेंस हो, लॉस हो या न्यूगेटरी एक्सपेंडिचर हो, तब इसका काम है, जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है उसका काम है कॉल अटेंशन जो है मूव करना। ओके, आई होप आपको क्लैरिटी आ गई होगी। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय एंड टेक केयर।